राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। जी हाँ, मैं हूँ पीके सर। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आप लगातार इससे जुड़ रहे हैं और इससे जुड़कर अपनी तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और परीक्षा की तैयारी को धार दे रहे हैं। और ऐसे ही आप सब लगे रहिए, तो हमें ऐसा भी विश्वास है कि जब परीक्षा होगी तब तक आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और फिर आप एकदम सरकारी शिक्षक बन के आएंगे। फिर हम आपको अपने चैनल पर बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तैयार रहना है आप सबको इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, हालांकि हम पेड कोर्स हमने आपको नहीं दिया है, तो अब ये मत सोचना कि सर ने पेड कोर्स नहीं दिया है। हमने जहाँ से पेड कोर्स लिया है वहीं इंटरव्यू दें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप आना चाहेंगे, स्वेच्छा से हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं, तो हम आपका इंटरव्यू जरूर कराएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आप सब पहले सफलता प्राप्त करें। ठीक है, और पिछले 4 दिन से लगभग 4-5 क्लास हो गए हम लोगों ने छंद पढ़े। छंद में कुछ वर्ड छंद बचे हुए हैं, सवैया वगैरह। उसके लिए भी आप सबके कमेंट आए कि सर छंद पूरे करा दीजिए, एक क्लास और कर दीजिए। तो आप निश्चिंत रहिए, एक क्लास हम किसी दिन बीच में क्लास कर देंगे छंद की। छंद पूरे कर देंगे और छंद पर आधारित एक या एक से अधिक जितनी भी प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बन पाएंगी उतनी प्रश्नोत्तरी भी लेकर आएंगे। तो छंद पर अभी 2, 3, 4 या जो भी वीडियो आएंगी वो हम बीच बीच में आपको देंगे। 5 क्लास आपके छंद के हो गए, वो 5 क्लास आप एक जगह नोट करिए। अगली क्लास जब छंद की आए तब वहाँ पर आप थोड़ा स्पेस रखिए नोट्स में, तब आप वहाँ पर अगली क्लास नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब। ठीक है, क्लास की ओर चलते हैं। आज की क्लास हमारी नाटक पर आधारित है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य। यहाँ से प्रश्न बहुत शानदार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न होते हैं बहुत ही कंफ्यूज करने वाले, और ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में तो जो छात्रों को बहुत परेशान करते हैं। तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में हम लेकर आज आए हैं नाटक साहित्य। क्या लेकर आए हैं? नाटक। नाटक लेकर आए हैं हम। ठीक है, देख रहे हैं, ये तो दूसरी प्रश्नोत्तरी है। नाटक की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं हम। ठीक है, और उस नाटक की प्रश्नोत्तरी में ये है। नाटक की प्रश्नोत्तरी में आज आपको नाटक से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपने नाटक खूब पढ़े हो, फिर भी हमें विश्वास है कि कुछ नया जरूर मिलेगा, ऐसा विश्वास है। ठीक है, आपको कुछ नया सीखने को मिले। नया सीखने के लिए इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, जो परीक्षा में आते हैं हम उन पर भी चर्चा करते हैं, और कुछ चीज़ें हमें नई भी सीखनी चाहिए। तो आपको ये क्लास दिखाई दे रही है, इस क्लास पे हम सीधे सीधे चर्चा कर रहे हैं। इसकी PDF आप चाहेंगे तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जैसी आप पढ़ रहे हैं वैसी ही। ठीक है, तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। नाटक पर आधारित ये क्लास है और नाटक पर आधारित ये पहली क्लास है। ठीक है, नाटक पर आधारित ये हमारी पहली क्लास है, पहली प्रश्नोत्तरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर बनाई गई है। हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं हम, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं, नाटक पर पहली प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी हमने आपको जो उपलब्ध कराई हैं उनमें इसका क्रम 15वां है, अर्थात 14 प्रश्नोत्तरी हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आपको यदि किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, शंका है, समाधान है, ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वार्ता शिक्षा से संबंधित, अपने लक्ष्य से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो इस नंबर पे आप चर्चा कर सकते हैं। जब समय होगा तो हम यथासंभव आपकी कॉल रिसीव करते हैं। चलिए बिना किसी देर के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, आप सब पहले की तरह उत्तर देंगे, अपने उत्तर नोट भी करते रहेंगे और अंत में देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट करके अवश्य बताएंगे।
20 में से आपके 20 सही हो रहे हैं कि 19, 18, 17 जितने भी हो रहे हैं, ईमानदारी से आप अपना मूल्यांकन करेंगे। पहला प्रश्न देखे ले रहे हैं। पहला प्रश्न है देखिए स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में असंगत चुनिए। देखो चंद्रगुप्त नाटक ऐसा है, इस नाटक के बिना शायद ही कोई परीक्षा हो, अर्थात चंद्रगुप्त नाटक से, स्कंदगुप्त नाटक से अवश्य प्रश्न आता है, या ये कहें कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों से अवश्य प्रश्न आता है। तो जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक हमने उनके वर्ड विषय और उनका हमने ट्रिक से आपको बता दिए हैं। आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लेंगे जाकर। लेकिन ये हमने पहला प्रश्न रखा है, या चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में असंगत चुनिए। ठीक है, कैसा चुनना है? जो असंगत हो, अर्थात 3 संगत होंगे, 1 असंगत होगा। तथ्य हम ऐसे लेकर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है अंक इसमें 4 हैं और दृश्य इसमें 44 हैं। दूसरा है बी विकल्प, सबसे बड़ा अंक तीसरा है। सी विकल्प, प्रकाशन वर्ष इसका 1931 ईस्वी है। और डी विकल्प, इसका नायक चंद्रगुप्त है और नायिका कार्नेलिया है। ठीक है, अब इन 4 विकल्पों में से बताइए ए, बी, सी या डी कौन सा सही है? कमेंट करके बताइए, शीघ्रता के साथ बताइए। 2 सेकंड का समय मिलेगा आपको, आप अपने उत्तर दें, फिर अपने उत्तर को परखें। पहला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, और 2 सेकंड में उत्तर दें, शीघ्रता से उत्तर दें, और सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। धीरे धीरे जुड़ते हैं तो बाद में फिर बहुत देर हो जाती है, आपका भी छूटता है और आपको जो हम सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो आपका भी लॉस होता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अंक 4 हैं। पहला प्रश्न ए विकल्प 4 अंक हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दृश्य 44 हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, बीपीएससी 2023 बिहार। ठीक है, बिहार ने ये प्रश्न पूछा था, बिहार ने पूछा है या उसने पूछा है झारखंड ने? अभी परीक्षा हुई थी, झारखंड पीजीटी हुई थी, शायद ये बिहार में ही पूछा गया है या तो झारखंड में पूछा गया है। लेकिन हमने दोनों पेपर देखे थे तो उनमें से एक में आया था, किसी में आया हो, झारखंड में मान लो या बीपीएससी मान लो। ठीक है, अभी पूछा गया था कि चंद्रगुप्त में अंक कितने हैं और दृश्य कितने हैं, तो बस अंक और दृश्य से प्रश्न बनाया गया था, अंक अलग दृश्य अलग। तो ये तथ्य बिल्कुल सही है, 4 अंक का नाटक है, ये याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने अंक का है? 4, 44 दृश्य हैं इसमें। ठीक, अब दूसरा है सबसे बड़ा अंक तृतीय है, ये विकल्प असंगत है, तृतीय नहीं, सबसे बड़ा जो अंक है वो चतुर्थ अंक है। नोट कर लीजिए, हम आपको प्रश्न के साथ साथ जो व्याख्या कराते हैं उस व्याख्या को आप साथ के साथ लिखते चलेंगे। हमने पहले भी बताया प्रश्न इंपॉर्टेंट है और व्याख्या उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये विकल्प सही हो गया। प्रकाशन वर्ष इसका 1931 है, बिल्कुल संगत है। इसका नायक आप याद रखेंगे चंद्रगुप्त है और नायिका कार्नेलिया है। ठीक है, इस नाटक की नायिका कौन है? कार्नेलिया, और नायक है चंद्रगुप्त। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। ठीक है, और इस प्रश्न से आपको कम से कम 5-6 जानकारियां तो मिली गई। चंद्रगुप्त नाटक किनका है ये भी आप जान लीजिए। चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का। जो लोग नए विद्यार्थी होते हैं या शुरुआत कर रहे होते हैं तो उन्हें तो भाई ये भी बताना ही पड़ेगा, शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए। तो ये चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इसमें 4 अंक हैं। ठीक है, दृश्य 44 हैं, 3 तथ्य हो गए, सबसे बड़ा अंक इसका चौथा है, 4 हो गए, ये 5वां हो गया, ये छठा, ये 7वां, 7 तथ्य मिल गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न है और स्पेस देकर हमने प्रश्नोत्तरी तैयार की है। ठीक है, ज्यों की त्यों हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार बहुत महत्वपूर्ण भाई, देखो कितना शानदार प्रश्न है। अनुस्वार और अनुनासिक मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण लेकर आता हूं। ठीक है, देखिए अनुस्वार और अनुनासिक मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? अब देखो मोहन राकेश, यहाँ तो ये पता लग गया कि ये मोहन राकेश के नाटक के पात्र हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। ठीक है,
ये हमने मोहन राकेश के नाटक आपको ट्रिक से बता दिए हैं और इनकी ईयर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनकी ईयर हमने बता दी है पहले, इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं। इनका प्रकाशन वर्ष, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। तीनों का बताना है और नाम सहित बताना है। चारों का बताना है। ये तो इन्होंने नहीं लिखा था, बाद में इनके मित्र ने पूरा किया है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, इस नाटक के पात्र हैं कौन? अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक कौन से नाटक के पात्र हैं? बहुत शानदार प्रश्न है भाई। आषाढ़ का एक दिन। अब देखो, आषाढ़ का एक दिन के ये पात्र हो गए। कुछ पात्र आषाढ़ का एक दिन के और हम आपको बता दें, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो एक तो आषाढ़ का एक दिन कालिदास, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कालिदास। ठीक, दंतुल, आषाढ़ का एक दिन। ठीक, मातुल, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पात्र हैं ये। दंतुल भी पूछा गया है, मातुल भी पूछा गया है और कालिदास भी पूछा गया है। ठीक है, एक और पूछा जाता है विलोम, यहाँ लिख दे रहे हैं उसे। ठीक है, अब महिला पात्र हैं जो महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अंबिका और मल्लिका। ठीक है, अंबिका और मल्लिका। ठीक, ये महिला पात्र हो गई। अब ये आप सारे पात्र एक जगह लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अब बचा लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस भाई, इसके मुख्य पात्र कौन कौन हैं? लहरों के राजहंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने लिख लिए, तो हम दूसरे लिखने बताओ। यहाँ लिखे दे रहे हैं दूसरे कलर में। चलो कलर चेंज कर ले रहे हैं। ये लो, लहरों के राजहंस नंद। मुख्य पात्र में कौन है? नंद। और कौन है मुख्य पात्र में? सुंदरी। ठीक है, ये दो पात्र तो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, लहरों के राजहंस। अब है आधे अधूरे की हम चर्चा करें तो आप लिख लो किन्नी और बिन्नी। ठीक है, किन्नी और बिन्नी पात्र तो इसमें से और भी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ हम 2 ही पात्र आपको नोट करा रहे हैं। ठीक, और पैरों तले जमीन, ये अधूरा नाटक है इनका। कैसा नाटक है? अधूरा। और किसने में पूरा किया था? कमलेश्वर ने। इनके मित्र थे कमलेश्वर। ठीक है, उन्होंने इस नाटक को पूरा किया। कमलेश्वर ने पूरा किया। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखेंगे। एक तो प्रश्न ये आता है कि पैरों तले जमीन किसका अधूरा नाटक है? तो पैरों तले जमीन कमलेश्वर ने पूरा किया है और आपका मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या, आपको कई तथ्य मिले। ठीक है, आप उत्तर देते रहिए, कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब अच्छे उत्तर देते हैं, आप सबकी तैयारी अच्छी है। और जहां आपकी तैयारी कमज़ोर है वहां अच्छी तैयारी कराने के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, जहां आपकी तैयारी कमज़ोर है जिन तथ्यों पर, वहां हम आपके साथ हैं। ठीक है, छंद के लिए आप परेशान न हो, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छंद की जो एक वीडियो है बची हुई है वर्णित छंद पर, उसे हम अपनी ओर से ही किसी दिन क्लास करके और आपको पहुंचा देंगे। ठीक, और छंद पर हम प्रश्नोत्तरी भी देंगे। छंद हमने अभी इसलिए हमें रोकने पड़े कि हमने जब आपको सब्जेक्टिव कोर्स कराना चाहा, यदि आप छंद को अच्छे रेस्पॉन्स से लेते तो मैं अलंकार, रस और हिंदी साहित्य का इतिहास क्रम से ले लेते। एक तरफ से पूरा पाठ्यक्रम हम आपको कराते। लेकिन अब हमें पता है कि आपको एक तरफ से नहीं पढ़ना है, आपको तो बस क्वेश्चन पढ़ने हैं। लेकिन हमारे हिसाब से क्वेश्चन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है थ्योरी। और हम आपको बताएं, हमने अपनी तैयारी में अभी तक का इतिहास बता रहे हैं, कभी भी प्रैक्टिस सेट नहीं लिया।
किसी भी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया, किसी भी परीक्षा का कभी भी, ठीक है, और न प्रैक्टिस सेट से कभी हल किया। सॉल्व पेपर हर परीक्षा के लिए, पुराने पेपर हर परीक्षा के लिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लिया। तो क्या है कि प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आते हैं उनकी गुणवत्ता नहीं होती, हमें किताबों से पढ़ना है। और जब हम तथ्य जान रहे हैं, मान लीजिए हम ये जानते हैं कि स्कंदगुप्त में ये देवसेना है, अब क्वेश्चन में आ जाएगी तभी हम जान पाएंगे, कर पाएंगे। अरे पेपर में सीधे सीधे आएगी तो हम बता देंगे कि देवसेना स्कंदगुप्त नाटक में है, ठीक है। तो क्या है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, अविश्वास की स्थिति नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना कौन थी? बंधुवर्मा की बहन थी, ठीक है, धन कुबेर की कन्या थी, भट्टार्क की जननी थी, मातृगुप्त की प्रणयनी सखी थी। बताइए, कमेंट करके बताओ। इस प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है, ठीक है, 5 सेकंड का समय मिल रहा है, आप उत्तर बताइए। तीसरे प्रश्न का उत्तर, स्कंदगुप्त नाटक में पहले तो एक यही कि स्कंदगुप्त नाटक की पात्र देवसेना, ये बहुत पूछी जाती है, देवसेना कौन से नाटक की पात्र है? तो आप इसे याद रखेंगे, स्कंदगुप्त की है। स्कंदगुप्त नाटक किनका है? तो आप ये याद रखेंगे, जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। नाटक हमने आपको सब पढ़ा दिए हैं। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष आप कमेंट करके बता दीजिए, हमेशा आप कमेंट करके बताओ प्रकाशन वर्ष क्या है। अब हम बात कर रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना कौन थी। तो तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है? ए, बंधुवर्मा। ये म और म हमने इसलिए लिया है यहाँ पर, जो स्कंदगुप्त नाटक है, जो संवाद हैं वो इसी नाम से उस नाटक में यही नाम दिया हुआ है पुस्तक में। स्कंदगुप्त जो पुस्तक है हमारे पास, उसमें इस तरह का दिया है, इसलिए हमने पुस्तक से ही प्रश्न बनाए हैं। चंद्रगुप्त नाटक से, ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक से। जो नाटक हैं, जो नाटकों की जो किताबें हैं, इन किताबों से ही प्रश्न बनाए हमने, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आपको प्रश्न अच्छे मिलेंगे, जानकारी नंबर 1 मिलेगी और आपको प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, ठीक है। कैसी जानकारी? प्रामाणिक। ये प्रामाणिक शुद्ध वर्तनी प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक शब्द आ गया इसलिए बोले दे रहे हैं, ठीक है। और प्रामाणिक ये अशुद्ध वर्तनी है, ये क्या है? अशुद्ध वर्तनी, ये अशुद्ध है। आज हमने एक प्रश्न डाला था आपको, उसमें निरोग लिखा है। एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, निरोग नहीं होता है, निरोग होता है। तो ये निरोग नहीं होता है साहब, ये अशुद्ध होता है, निरोग होता है। निधन रोग, ठीक है, विसर्ग संधि होती है, निधन रोग से बनता है, और जब विसर्ग के बाद र आता है तो ये विसर्ग क्या होता है, ये पहली वाली मात्रा दीर्घ हो जाती है, ठीक है। तो निधन रोग ये बनता है निरोग शब्द, ये शुद्ध वर्तनी निरोग है, निरोग नहीं है। तो इसमें बंधुवर्मा की बहन है, ठीक है, ए विकल्प सही है। कौन सा सही है? ए विकल्प। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। देखो काफ़ी स्पेस है अब आपकी ये समस्या नहीं रहेगी। और देखो हम प्रयास कर रहे हैं, आपकी लाइट की जो साउंड की समस्या शायद संभवतः समाप्त हो गई होगी। बहुत अच्छा मंगा लिया है हमने, वैसे तो कई प्रकार के साउंड उपयोग कर चुके। माइक में आवाज़ भरभरा रही थी, गूंज रही थी, ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, आप सबके कमेंट आ रहे थे। तो ये हमने अभी नया मंगाया है, 2 दिन हुए हैं इसे। तो अब मुझे लगता है आप कमेंट करके बताएंगे आवाज़ साफ़ आ रही है या नहीं। थोड़ी बहुत आवाज़ इसलिए हो सकती है कि ये हॉल है बहुत बड़ा, तो इस हॉल में जब बोलते हैं बोर्ड लगा हुआ है तो आवाज़ गूंजती है, इसलिए गूंजने वाली आवाज़ तो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वैसे आवाज़ अब साफ़ आ रही होगी, ठीक है। इतना बड़ा है, इसमें 500 लोग, तो लगभग 400-500 लोग बैठ जाते हैं, तो ये इस हॉल में गूंज रही है इसलिए। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है, अब आपकी लाइट की जो व्यवस्था है, थोड़ी सी लाइटिंग गड़बड़ हो रही है, वो भी हो सकता है कल सही हो जाए या 1-2 दिन में वो भी सही हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपको एकदम अच्छी वीडियो मिलेगी। अभी प्रॉपर कोई सहायक नहीं है, सहायक मिल भी नहीं रहा है, हम लोग मिलके दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।
ठीक है। और बाकी एक हम आपके लिए बहुत अच्छी सी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में एकदम से आपको अर्श से फर्श से अर्श तक ले चलेगी, एकदम ऐसी श्रृंखला लेके आएंगे आपके लिए। बाकी तो हम आपको करा ही रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, बहुत अच्छा। अब ये एक तो ये आता है कौन से नाटक से है, तो कौन से नाटक से है भाई बताओ? चंद्रगुप्त से है। एक प्रश्न ये बनता है कि ये कौन से नाटक से पंक्ति है? चंद्रगुप्त से है। एक प्रश्न ये बनता है ये पंक्ति किसकी है? तो कवियों का नाम देकर पूछा जाता है, तब फिर ये आता है जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक। तीसरा प्रश्न, ये पंक्ति किसने गाई है या ये गीत किसने गाया है? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये समवेत स्वर में गायन है। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि यह गान किस अंक में है? अब बताओ यह गान किस अंक में है? चंद्रगुप्त नाटक में तो है भाई, लेकिन अब नाटक के कौन से अंक में है? अंक बता दीजिए कौन से अंक में है? चंद्रगुप्त नाटक में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4। पहले हमने पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। कितने अंक हैं? 4। तो चारों ही यहाँ लिखे हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। कौन से अंक में है? कमेंट करके बताओ, ठीक है। कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और बहुत नया भी है और बहुत अच्छा भी है। तथ्य तो हम एक एक प्रश्न के साथ आपको 4 4 6 6 बता ही देते हैं, लेकिन प्रश्न भी एकदम अच्छा लेकर आते हैं। तो आप इसका कमेंट बताएं, उत्तर बताएं, कमेंट करते रहें सभी साथी। इसका चौथा डी विकल्प सही है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती चतुर्थ अंक में है। कौन से अंक में है? चतुर्थ, ठीक है। डी विकल्प सही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अब बढ़ते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न ये लो, पूरी स्क्रीन पे प्रश्न ही प्रश्न बना है, बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलो साहब अब 5वां देख लो। 5वां देख लो। अब बोलो बोलो कौन सा सही है? बोलिए कौन सा सही है? सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ गीत लिखा है, ठीक है। एक तरफ क्या है? गीत। और एक तरफ है किसने गाया। किसने गाया है उसका नाम, ठीक है। जिसने गाया, किसने गाया? जिसने गाया, जिसने गाया उसका नाम। अब ये सुमेलित करने हैं। पहला गीत लिखा है सखे, सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, ठीक है। चाहो तो पूरा सुनाएं, लेकिन अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देर होगी। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह। ये दूसरी पंक्ति है। प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, ठीक। तीसरा है सुधासी कर से नहला दो, सुधासी कर से नहला दो। चौथा है बज रही बंसी आठों याम की, बज रही बंसी आठों याम की। आठों याम जानते हो? 8 याम होते हैं, 8 पहर। 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। प्रहर ही बोलते हैं प्रहर को, ठीक है। प्रहर 4 दिन में होते हैं और 4 रात में होते हैं। 4 दिन में होते हैं, 4 रात में होते हैं, ठीक है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। तो ये 8वां याम बंसी बज रही है। ये गीत किसने गाया? सुभाषिनी, अलका, कल्याणी या मालविका। ये किसने गाया? ये किसने गाया? ये 4 गीत लिखे हुए हैं, 4 महत्वपूर्ण गीत, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण गीत लिखे हुए हैं और इन चारों गीतों में से आपको सुमेलित करना है। कमेंट करके बता दो। आपको 5 सेकंड का समय है। ए, बी, सी या डी, कौन सा विकल्प सही है? सखे वह प्रेममयी रजनी बहुत महत्वपूर्ण है। सखे वह प्रेममयी रजनी किसने गाया है? बताओ
बताओ किसने गाया है। देखो चलो हम देख रहे हैं, ये गाया है सुभाषिनी ने। ठीक, प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, ये गाया है अलका ने। सुधा सीकर से नहला दो, ये गाया है कल्याणी ने। बज रही बंसी आठों याम की, ये गाया है मालविका ने। बिल्कुल सुमेलित सुमेलित हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आए थे 2 प्रश्न, 1 प्रश्न 2 प्रश्न हर बार आता है, बिल्कुल सीधे सीधे रख देते हैं। ये सिर्फ होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आप एक जानते हैं और बाद में कंफ्यूज हैं तो आप ज़रूर उत्तर चेंज कर लेंगे कहीं ना कहीं से। तो अब देखो, अ का पहला, ब का दूसरा, स का तीसरा, ये सही है, डी विकल्प सही है। ठीक है, बहुत अच्छे गीत हैं ये और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। आप नोट रखेंगे, इन्हें अपने नोट्स पर लिख लेंगे, ठीक है, और याद रखेंगे। आइए अब देखते हैं छठा प्रश्न। ये है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देख लो, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजकन्या कवि पत्नी है। राजकन्या कवि पत्नी है, बताओ भाई, बताओ। संगिनी, रंगिनी, मल्लिका, प्रियंग मंजरी। पहले तो ये बताओ, ये कौन से नाटक की बात हो रही है यहाँ पर? कौन से नाटक की बात हो रही है यहाँ पर? अभी हमने मल्लिका पात्र बताया था, ये कौन से नाटक में पात्र है? बताओ कौन से नाटक में ये पात्र है मल्लिका? अभी हमने आपको बताया था। बस आप कमेंट कर दो, एक ही पात्र से आप उत्तर तक पहुँच जाओगे। बता दो ये कौन से नाटक की पात्र है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कमेंट कर दिया करो भाई, बता तो दिया करो कि आपने तैयार किया है या नहीं किया है, कौन से नाटक की है। ठीक है, ये दोनों, इस राजकन्या है जो कवि की पत्नी है, कवि कौन से में आया है? ठीक है, प्रियंग मंजरी नाम है उसका। क्या है? प्रियंग मंजरी, प्रियंग मंजरी। ठीक, कौन से में आया है कवि? अब बता दो, काय में आया है? आषाढ़ का एक दिन। और संगिनी कौन है और रंगड़ी कौन है? ये दोनों नागरी हैं। ये दोनों कौन हैं? नागरी। ठीक, नागरी नगर निवासिनी को भी कहते हैं। और मल्लिका कौन है? ये अंबिका की पुत्री है। ठीक है, ये कौन है? अंबिका की पुत्री है। ठीक, ये कौन है? अंबिका की पुत्री। कौन? मल्लिका। मल्लिका अंबिका की पुत्री है, मल्लिका अंबिका की पुत्री है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और ये बाकी आपको 2 3 पता लग गए। 3 पता कौन कौन लग गए? ठीक है, रंगड़ी और संगड़ी। ठीक, रंगड़ी और संगड़ी। अब ये कितने पात्र हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पात्र हो गए। कौन से नाटक के? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, मेघदूतम की पहली पंक्ति। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन। ठीक, छठे प्रश्न का सी विकल्प। अब चलते हैं 7वें प्रश्न पे। ये देखो, ये लो, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, असंगत है। असंगत है, एक तरफ नाटक लिखे हुए हैं और एक तरफ गीत संख्या लिखी है। बता दो कौन सा असंगत है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। एक घूंट में कितने गीत हैं? स्कंदगुप्त में कितने गीत हैं? सज्जन में कितने गीत हैं? अजातशत्रु में कितने गीत हैं? ये चारों ही जयशंकर प्रसाद के हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नए विद्यार्थी ये याद रखेंगे।
ये चारों ही पुस्तकें ग्रंथ किनके हैं? जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, अब ये बताना है आपको गीत कौन सा इसमें से असंगत है, ये बताना है। 7वें प्रश्न में असंगत छांटना है। असंगत, एक घूंट में 4 गीत हैं, ये बिल्कुल संगत है। ठीक है, एक घूंट में 4 गीत हैं। स्कंदगुप्त में 17 गीत हैं, संगत है। सज्जन में 6 गीत हैं, असंगत है। सज्जन में हैं 2 गीत। सज्जन में कितने हैं? 2 गीत। अजातशत्रु में 14 गीत हैं, ये भी संगत है। अर्थात इसमें विकल्प सही हो गया सी। असंगत कौन सा हो गया? सी। सज्जन में 6 गीत नहीं है। सज्जन में कितने गीत हैं? 2। ठीक है, अब 6 गीत काय में हैं, तो 6 गीत भी लिख लो। कल्याणी परिणय, कल्याणी परिणय में 6 गीत हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 गीत। ये प्रश्न पूरा हुआ। इस पे इतनी ही चर्चा करनी है। ठीक है, छठा हो गया। अब देखो 7वां प्रश्न। अब देखिए 7वां प्रश्न, बहुत बढ़िया। ऐसे ही उत्तर देते रहो, ऐसे ही कमेंट करते रहो, ऐसे ही जुड़े रहो, अपने साथियों को भी ऐसे ही जोड़े रहो। ठीक है, और ऐसे ही अपनी तैयारी बढ़ाते रहो। अंधा युग के संदर्भ में संगत है। अंधा युग किनका है? धर्मवीर भारती। किनका है ये? धर्मवीर भारती का। कब प्रकाशन हुआ है? 1954 ईस्वी में। कब हुआ है? 1954 ईस्वी में। धर्मवीर काय के संपादक थे? धर्मयुग के। ठीक है, और काय के थे? सारिका के थे। बहुत पूछा जाता है, धर्मवीर भारती काय के संपादक थे। ठीक है, तो अंधा युग के संदर्भ में संगत पूछा है। महाभारत के 18वें दिन की संध्या, इसकी कथा वस्तु 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ तक की कथा है। इसमें बिल्कुल संगत है साहब। ठीक है, 18वें दिन की संध्या से कथा शुरू हुई है और प्रभास तीर्थ में जहाँ श्री कृष्ण की मृत्यु होती है वहाँ तक की कथा का वर्णन है इसमें। तो ये संगत है। सिर्फ एक स्त्री पात्र है, बिल्कुल संगत है साहब। एक स्त्री पात्र है, वो कौन है? वो है गांधारी। और ये परीक्षाओं में बहुत आता है। ठीक है, अंधा युग की पात्र कौन है या गांधारी कौन से नाटक की पात्र है? गीत नाटक। तो गीत नाटक, कौन से गीत नाटक की पात्र है गांधारी? अंधा युग की। ठीक, और गीत नाटक है ये। काव्य नाटक कुछ लोग कह देते हैं, बिल्कुल सही है, संगत है। अर्थात 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। उपर्युक्त सभी संगत हैं। उपर्युक्त सभी संगत हैं। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। रोकियो, चलो। प्रभु की मृत्यु, ये आ गया साहब। अब देखो समय भी बढ़ता है, क्या करें, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। प्रभु की मृत्यु, प्रभु की मृत्यु शीर्षक है। अंधा युग नाटक से संबंधित है ये। प्रथम अंक का, द्वितीय अंक का, चतुर्थ अंक का, पंचम अंक का या समापन का? बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, जो ये शीर्षक है अंधा युग में प्रभु की मृत्यु। अंधा युग में एक शीर्षक है प्रभु की मृत्यु, वो काय का है? पहले अंक का है, चौथे अंक का है, 5वें अंक का है या समापन का है? बताओ। 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। बोलिए, ये प्रभु की मृत्यु, अंधा युग, ऐसे भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है। प्रभु की मृत्यु शीर्षक कौन से नाटक में आया है? तो अंधा युग में। ठीक है, अंधा युग, धर्मवीर भारती। तो ये समापन का डी विकल्प सही है। 9वें का ये जो शीर्षक है ये समापन का है। काय का है? समापन का। अब ये अंधा युग है,
इसमें अंक कितने हैं, इसमें अंक बता दीजिए। अंक हैं इसमें 5, ठीक है। अंक कितने हैं, 5। अंधा योग में 5 अंक हैं। चलो सर, ये हो गया 9वां। चलो 10वां देख लो, ये भी यहीं से अंधा योग से ही है, ठीक है। 10वां देख लीजिए, 10वां देख लो। 10वां प्रश्न सुमेलित नहीं है, अंधा योग से संबंधित है। ये भी अंधा योग से संबंधित है ये प्रश्न, सुमेलित नहीं है। प्रथम अंक कौरव नगरी, अर्थात 5 अंक हैं, अभी हमने बताए थे। तो पहले अंक का नाम कौरव नगरी, कौन सा सुमेलित नहीं है, प्रथम अंक कौरव नगरी नाम है। दूसरा का पशु का उदय, तीसरा है गांधारी का साप, 5वां है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। 10वां प्रश्न है, 10वें का बता दीजिए कौन सा। तो प्रथम अंक, इसके प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी, ठीक है, याद रखेंगे ये अंक। दूसरे अंक का नाम पशु का उदय, बिल्कुल सही है। तीसरा अंक गांधारी का साप, ये सुमेलित नहीं है साहब। 5वां अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, ये सुमेलित है। तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प हो गया, 10वें प्रश्न का सी विकल्प हो गया। अब देखो, प्रथम अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा ये है नहीं, तो तीसरा, फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो वो भी देख लो। तीसरा है, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, का अर्धसत्य है, ठीक है। अश्वत्थामा का अर्धसत्य तीसरा। अब यहाँ चौथा भी नहीं है, ठीक है। चौथे से पहले, चौथा कौन सा है, चौथे से पहले अंतराल है इसमें, ठीक है। चलो आगे प्रश्न आएगा, हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो 5वां क्या है, विजय एक क्रमिक गाथा। अब यहाँ 1 2 3 5वां हो गया। और चौथा अंक कौन सा है, इसका शीर्षक क्या है, चौथा अंक है, इसका शीर्षक क्या है, हमने आपको बता दिया है अभी। क्या है चौथे अंक का शीर्षक, नहीं, चौथे अंक का शीर्षक क्या है, गांधारी का साप, ये लिखा हुआ है, ये चौथे अंक का शीर्षक है, ठीक है, गांधारी का साप। ये 5 अंक हो गए। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा है गांधारी का साप और 5वां है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अब इनके अलावा 2 और हैं, 2 और हैं, वो अंक नहीं है। वो क्या है, एक तो पहले स्थापना है, यहाँ शुरुआत में क्या है, स्थापना, ठीक। दूसरा 3 अंक के बाद यहाँ पर अंतराल है, ठीक, और लास्ट में है समापन, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें और जुड़ी हुई हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। ये देखो, ये इसी पर आधारित प्रश्न है, ये भी यहीं से जोड़ लो, ऊपर पढ़ रहे थे वहीं से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक। देखो, अंधा योग में अंतराल का शीर्षक क्या है, तो अंधा योग में अंतराल कितने अंक के बाद है, बताइए। अंतराल कितने अंक के बाद है, तीसरे अंक और चौथे अंक के बीच में है अंतराल, ठीक है। तीसरे अंक और चौथे अंक के बीच में क्या है, अंतराल है। अंक की बात कर रहे हैं यहाँ, काय की बात कर रहे हैं, अंक की, ठीक। और वैसे क्रम से ये बीच में है। अब अंधा योग में अंतराल जो है उसका शीर्षक क्या है, रथ, योद्धा और मृत्यु, पंख, पहिए और पट्टियाँ, ठीक है, पशु, प्रभु और आत्महत्या, इनमें से कोई नहीं। 11वां प्रश्न बता दो साहब, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताओ 11वां प्रश्न का उत्तर कौन सा है, 11वां प्रश्न का उत्तर है बी। जो अंतराल है उसका शीर्षक है पंख, पहिए और पट्टियाँ, ठीक। चलो अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखो शीघ्रता से देख लो 12वां प्रश्न, ठीक है। देखो व्याख्या कर रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, कथन किसका है,
ये भी अंधा योग से ही है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, कथन किसका है बता दीजिए साहब कमेंट करके। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अश्वत्थामा का है, युधिष्ठिर का है, बलराम का है या गांधारी का है? 12वां प्रश्न, बताओ कौन सा विकल्प सही है। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, यह किसका कथन है? अश्वत्थामा का, युधिष्ठिर का, बलराम का, गांधारी का? तो ये विकल्प सही है, ये अश्वत्थामा का है। ठीक है, किनका है? अश्वत्थामा का। 13वां प्रश्न देख लीजिए। 13वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर 13वां प्रश्न है। देखते हैं 13वां प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत बढ़िया प्रश्न। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को देश वत्सलता का नाटक कहा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को देश वत्सलता का नाटक कहा है? भारत जननी, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी? बताइए, कमेंट करके बताओ। 13वां प्रश्न कौन सा उत्तर सही है? 13वां प्रश्न, ठीक है। तो भारतेंदु ने अपने नाटक को देशवत्सलता का नाटक कहा है भारत दुर्दशा को। सी विकल्प सही है। किसे कहा है? भारत दुर्दशा को। ठीक है, चलो इनमें हमने भारतेंदु के नाटक पढ़ा दिए हैं, आप ट्रिक से आपको बता दिए हैं, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप वीडियो देख लेना। ठीक है, अगला चलते हैं। जो नहीं पढ़ाया है उसे हम विस्तार से चर्चा करते हैं, बाकी जो आपको बता दिया है वो आप वीडियो में पहले से देख लेंगे। सुमेलित नहीं है, बहुत शानदार प्रश्न। सुमेलित नहीं है, एक तरफ नाटक, एक तरफ नाटककार, रचनाकार। बकरी नाटक प्रताप नारायण मिश्र का है। भाई साहब बिल्कुल सुमेलित है और बहुत अच्छा सुमेलित है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बहुत आया है, सुमेलित है। ठीक, नेफा की एक शाम, नरेंद्र मोहन जी बिल्कुल सुमेलित नहीं है, बी विकल्प उत्तर सही है इसका। उत्तर उर्वशी, हमीदुल्ला सुमेलित है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट नाटक। प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर का है, सुमेलित है। ठीक है, ये 3 सुमेलित हैं और नेफा की एक शाम सुमेलित नहीं है। तो नेफा की एक शाम किनका है बताइए? नेफा की एक शाम किनका है? ये नाटक किनका है? ज्ञानदेव चतुर्वेदी, ज्ञानदेव चतुर्वेदी का है। ठीक है, किनका है? ज्ञानदेव चतुर्वेदी का, नेफा की एक शाम। अब बता दीजिए नेफा की। अब नरेंद्र मोहन का इंपॉर्टेंट नाटक कौन सा है? ठीक है, ये 4 तो हो गए, अब नरेंद्र मोहन का और बता दो। ठीक है, नरेंद्र मोहन का और बता दो। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कहें कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, ये है नरेंद्र मोहन का। कहें कबीर सुनो भाई साधु, ये है नरेंद्र मोहन का। ठीक, तो ये आपको 5 नाटक और नाटककार मिले, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं, एक बार फिर से सुमेलित का प्रश्न आ गया है आपके सामने। आप सुमेलित कीजिए साहब, सुमेलित कीजिए, करो। पात्र हैं नाटक सिंघानिया, विलोम, पृथु, विश्व। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट कितने कितने हैं, व्याख्या कितनी इम्पोर्टेंट है, ये तो समय बताएगा, परीक्षा आएगी तब पता लगेगा। लेकिन विश्वास ये लेकर आते हैं कि आपकी परीक्षा में ज़रूर काम आएगा। ठीक है, चलो बता दो। सिंघानिया, सिंघानिया सुमेलित कर दो। सिंघानिया कहाँ है? सिंघानिया कौन से का पात्र है? ठीक है, सिंघानिया कौन से का पात्र है? कौन से नाटक का? आधे अधूरे का। विलोम बता दो, विलोम, विलोम बताओ। विलोम बहुत बढ़िया प्रश्न है, विलोम बता दीजिए। विलोम काय का है? अभी तो बताया ही था थोड़ी देर पहले, आषाढ़ का एक दिन। विलोम काय का है? आषाढ़ का एक दिन। पृथु, पृथु बता दीजिए, पहला राजा। और क्या यहाँ याद रखना है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल
नेहरू। ठीक है, ये भी इसी के पात्र हैं, पहले राजा के। अब बचा एक विश्व, तो अब बचा एक कोणार्क। विश्व कोणार्क। अब मिला लो तीसरा चौथा पहला दूसरा, तीसरा चौथा पहला दूसरा, ये सही है सी। तीसरा चौथा पहला दूसरा, ठीक। तो ये हो गया 15 का सी। अब देखते हैं, ये देखो 16वां प्रश्न, बहुत बढ़िया। नाटक का प्राण होता है। वाह भाई वाह, बड़ा सरल प्रश्न है। इसे तो बच्चा कर देगा, बच्चा, इसे तो छोटा बच्चा कर देगा। ठीक है, नाटक का प्राण बताओ। काव्य का प्राण किसे माना जाता है सामान्यतः? रस। काव्य का प्राण क्या होता है? रस। और नाटक का प्राण बता दो। अभिनय, संवाद, शैली व वृत्ति, पात्र। ऑप्शन भी मजेदार हैं, ऑप्शन भी शानदार हैं भाई। बोलो बोलो, कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। इस पे हम 5 सेकंड दे रहे हैं आपको। कमेंट करिए, कमेंट करिए। नाटक का प्राण बता दीजिए। नाटक का प्राण कौन सा है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? नाटक का प्राण अभिनय, संवाद, शैली व वृत्ति, पात्र। बोलो, ए सही है, बी सही है, डी सही है। सारे लोग उत्तर दिया करें, सभी साथी उत्तर दिया करें। लिखने से याद होता है, लिखा करें, अपनी जानकारी शेयर किया करें, बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो 16वां प्रश्न का बी विकल्प सही जाता है। जिन लोगों ने बी उत्तर दिया उनका सही है, और जिन्होंने ए या इनमें से उत्तर चुना उनका गलत। नाटक का प्राण होता है संवाद। जितने अच्छे संवाद होंगे नाटक भी उतना ही अच्छा होगा। अभिनय अच्छा कर लो और संवाद खराब हो, कोई नतीजा नहीं निकलने का। नायक अच्छा हो, अभिनेता अच्छा हो, नेता अच्छा हो और संवाद हो न, तो क्या कर, तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है संवाद। ठीक है, शैली और वृत्ति भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं। 16वां प्रश्न। अब चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। देखो, दूर तक चलने वाली कथा। दूर तक चलने वाली कथा बताओ। दूर तक चलने वाली कथा क्या कहलाती है नाटक में? नाटक में दूर तक चलने वाली कथा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई दूर तक चलने वाली कथा को? पताका, प्रकरी, प्रख्यात, उत्पाद्य। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, और 17वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। पताका कहते हैं, दूर तक चलती है पताका और बीच में ही समाप्त हो जाती है वो प्रकरी। ठीक है, कथा जो बीच में आने वाली कथाएं होती हैं, अंतः कथाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं। जो लंबी कथा चलती है किसी नाटक में वो होती है पताका, और कम समय तक चलती है वो प्रकरी होती है। ठीक है, तो 17वां प्रश्न का ए सही है। 18वां देख लीजिए। अब 18वां प्रश्न, यूपीपीएससी तो इसे रट के रख लेता है साहब इस प्रश्न को। यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और भी संकलन त्रय में नहीं है। बार बार पूछते हैं संकलन त्रय में नहीं है, संकलन त्रय में नहीं है, हर परीक्षा में पूछते हैं। ठीक है, और परीक्षाओं में भी बहुत आया है। तो स्थान, काल, कार्य ये संकलन त्रय में हैं, अभिनय नहीं है। 18वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। संकलन त्रय में क्या नहीं है? अभिनय। अब देखो 19वां प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। दिखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। ठीक, रहीमदास जी, कबीरदास जी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहा जाता है, ये बात कही जाती है, गागर में सागर बिहारी लाल ली, बिहारी लाल ने गागर में सागर भर दिया है। तो ये गागर में सागर है, कुल्हड़ में है क्या? समुद्र। धर्मानुसार नायक कितने प्रकार के होते हैं? इस पे तो थोड़ी चर्चा करेंगे हम। धर्म के अनुसार नायक के भेद बताओ, 2, 3, 4 या 5। धर्म के अनुसार नायक के भेद बता दो, ये तो चर्चा का विषय है भाई। कितने हैं कमेंट करके बताओ। धर्म के अनुसार नायक के भेद 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर। इसमें सही है बी विकल्प। धर्मानुसार नायक के 3 भेद होते हैं। धर्मानुसार नायक के 3 भेद माने गए हैं। अब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो।
यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, और नहीं पता है तो हम फिर लिखेंगे। आपको पता है तो आप लिख दो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम लिखेंगे आपको, ठीक है। धर्म के अनुसार नायक के भेद 3 हैं। धर्म के अनुसार नायक के भेद कितने हैं? 3। यहाँ लिखे दे रहे हैं। धर्म के अनुसार पत्य, दूसरा उपपत्य, तीसरा वैश्विक। तीसरा क्या है? वैश्विक। ये हो गए ये हो गए साहब। धर्म के अनुसार नायक 3 प्रकार के हैं। धर्म के अनुसार नायक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अब पत्य, ये सब जानते हैं, जिसके साथ विवाह होता है वो पत्य, ये नायक धर्म के अनुसार माना जाता है। पत्य, पत्नी का पति जो होता है वो कौन सा होता है? पत्य। ये तो बिल्कुल पति और पत्नी वाला जो विवाह होता है, सीधा सीधा वो पति है नायक। अब उपपत्य किसे कहते हैं? उपपत्य बता दीजिए, बताओ बताओ, उपपत्य किसे कहते हैं? वैसे तो कहेंगे उप माने सहायक, पत्य माने पत्य। क्या सहायक पति होता है? जी नहीं, सहायक पति तो कोई होता नहीं है। फिर कौन होता है? उपपत्य। उपपत्य का मतलब होता है, भानुदत्त ने ऐसा बताया है कि जो आचरणहीन होता है, आचरणहीन होता है वो उपपत्य माना जाता है। मतलब अपनी पत्नी के अलावा दूसरी की पत्नी के साथ जो जुड़ा होता है वो होता है उपपत्य, ठीक है। या कोई भी स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे के पति से जुड़ी होती है तो वो उसका उपपत्य माना जाता है। ये किसने कहा है? भानुदत्त ने। यहाँ पर एक मतिराम ने बहुत अच्छी बात कही है जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। मतिराम की बात उपपत्य के बारे में, ठीक है। किन की बात? मतिराम की बात। यहीं लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतिराम ने क्या कहा है? उपपत्य को, मतिराम ने उपपत्य को क्या कहा है? पर नारी को रसिक, पर नारी को रसिक, ठीक है। ये पर नारी को रसिक कहा है मतिराम ने, ठीक है। हिंदी में जो मतिराम है हिंदी रीतकाल के कवि मतिराम ने ये कहा है कि उपपत्य पर नारी को रसिक होता है, अर्थात दूसरे की नारी का जो रसिक होता है उसे उपपत्य कहते हैं। अब ये बचा वैश्विक। वैश्विक को हम इधर लिखे दे रहे हैं। वैश्विक के भी 3 भेद होते हैं। वैश्विक के भी 3 प्रकार होते हैं। वैश्विक के 3 प्रकार कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम, दूसरा कलर कर लें, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 प्रकार के वैश्विक होते हैं, ठीक है। वैश्विक कितने प्रकार के होते हैं? वैश्विक नायक कितने प्रकार के होते हैं? 3। वैश्विक नायक कितने प्रकार के होते हैं? 3। अब वैश्विक के बारे में क्या कहा है ये भी देख लो। भानुदत्त की पहले हम चर्चा करेंगे। जैसे भानुदत्त ने इन्हें आचरणहीन कहा है, वैसे ही भानुदत्त ने वैश्विक को क्या कहा है? बहुल वैश्योपभोग रसिक, ठीक है। बहुल वैश्योपभोग रसिक ये कहा है। किसे कहा है? भानुदत्त ने वैश्विक को कहा है, ठीक है। किसे कहा है? वैश्विक को। अर्थात बहुल, एक से अधिक, वैश्योपभोग, वेश्याओं का उपभोग करने वाला, वेश्याओं का रस लेने वाला, रसिक। एक से अधिक वेश्याओं के साथ रहने वाला ये होता है वैश्विक, ये होता है वैश्विक, ठीक है।
शुद्ध वर्तनी पहले भी हमने बताई है, वेश्या होती है। ठीक, ये शुद्ध वर्तनी है। और ये वैश्या, ये वैश्य की पत्नी होती है। जो वैश्य होती है उसकी पत्नी ये वैश्या होती है, और ये वेश्या होती है। ठीक है। अब इसके बारे में जो वैश्यिक है, मतिराम ने क्या कहा है? मतिराम का कथन और वैश्यिक के बारे में पढ़ लो। मतिराम ने क्या कहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, यहाँ लिख दें, मतिराम ने क्या कहा है। मतिराम, ठीक, मतिराम ने कहा है प्रीत करे, क्या करे? प्रीत करे गणिकान सों, गणिकान सों। ठीक, ये कहा है मतिराम। गणिका का मतलब यहाँ है गणिका। गणिका का अर्थ है यहाँ वेश्या, वेश्या। ठीक है, तो ये वैश्यिक होता है, वेश्या से जुड़ा होने वाला। तो इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। फिर ये हमने बात वैश्यिक की है। अब 3 प्रकार कौन है? उत्तम, मध्यम और अधम। ठीक है, ये वैश्यिक भी 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम अब इन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, बस इतनी चर्चा करनी है हमें यहाँ पर। अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर। ठीक है, अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो का। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। आइए, असंगत है, असंगत चुनिए। प्रकरण भाड़, बताओ। ईहा मृग एकांकी, बहुत सरल है, आप सब जानते हैं, आप सबको पता है। एकांकी में 1 अंक होता है, ये गलत है। 1 अंक, 1 अंक की एकांकी। प्रकरण में 10 अंक होते हैं, कहीं कहीं 5 से 10 भी मिलेगा। भाड़ में 1 अंक होता है, 1 ही अंक होता है और 1 ही पात्र होता है भाड़ में। ठीक है, ये रूपक के भेद हैं, और रूपक के भेद हमने बताए हैं, 10 हैं। ठीक है, उपरूपक के कितने हैं? 18 हैं। उपरूपक ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। उपरूपक के भेद कितने हैं? 18 हैं। रूपक के भेद कितने हैं? 10 हैं। ईहा मृग में कितने अंक होते हैं? 4 होते हैं। तो ये 20वें प्रश्न का डी विकल्प सही। 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको मिली। और चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार। ऐसे ही जुड़े रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताएं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप अवश्य बताएं, और प्रश्नों के साथ साथ आप उत्तर भी देते रहा करिए। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो, बहुत अच्छा मेहनत करके लाए हैं। मेहनत तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। अपने हाथ से लिख के लाते हैं और चुन चुन के लाते हैं, पुस्तकों में से निकाल निकाल के लाते हैं, गाइडों से नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करते। कहीं से भी कॉपी करो और पेस्ट कर दो। हमारे प्रश्न आपको कॉपी पेस्ट कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये होती है मेहनत, और मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत आप भी करिए, साथ दीजिए। बस साथ देते रहोगे तो हम आपके साथ ऐसे ही आपको आगे ले चलने के लिए कार्य करते रहेंगे। और साथ नहीं दोगे तो फिर हम अकेले ही क्या करेंगे जाके। ठीक है, हम अकेले ही वीडियो बनाएं और आप न देखो तो फिर मतलब क्या है वीडियो बनाने का। तो हमें ऑफलाइन पढ़ाने के लिए हमारे पास बच्चे हैं। ऑफलाइन हम कॉलेज में भी हमें बहुत समय देना होता है, तो ऑफलाइन ही बहुत कुछ है। लेकिन हम आप सब के लिए आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप सपोर्ट कीजिए और इस विश्वास के साथ सपोर्ट कीजिए कि हम आपकी सफलता तक आपके साथ चलेंगे और नंबर 1 कंटेंट के साथ चलेंगे और बहुत आसान तरीके से चलेंगे, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आपका सारथी PK, मिलते हैं फिर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और राधे राधे कहते रहिए। जय हिंद।